Okay, so let's start. Good afternoon everyone. So let's start the control of algae in water. ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. इसमें थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, कि इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे. पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आज इसके बारे में, जो किस तरह से कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. कौन कौन से केमिकल्स यूज करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं अलगी ग्रोथ को. ठीक है, अलगी के बारे में पढ़ेगी. कौन कौन हमने कल पढ़ा था अलगी के बारे में, कौन कौन से अलगी जो होते हैं वो किस तरह के अलगी होते हैं, एंड वो जो वाटर ट्रीटमेंट में इफेक्ट करता है एंड सब चीजों में इफेक्ट करता है. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल. ठीक, कल के लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम लोगों ने थोड़ा फैक्टर्स भी देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अलगल ग्रोथ को. उसका आज हम लोग कुछ प्रिवेंशन मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो आज ये कंटेंट में एक ही टॉपिक है. ओके, इसकी बात करूं. ठीक है, सो दो तरह के मेजर्स लिए जाते हैं. एक तो लिए जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स और एक तो लिए जाते हैं कंट्रोल. दोनों में फर्क होता है. ठीक है, प्रिवेंटिव मतलब कि आप उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल करेंगे, उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए क्या कर सकते हो. ठीक है, तो दैट इज द टू मेथड्स वी विल सी ओवर हियर टुडे. ठीक है, देखो प्रिवेंटिव मेथड्स. अगर मैं प्रिवेंटिव मेथड्स की बात करूं, ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेथड्स की बात करूं तो उसके लिए हम लोगों को जो फैक्टर्स हम लोगों ने कल पढ़े थे ना, फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए हमको अगर फैक्टर्स को कंट्रोल करना है तो फैक्टर उनको ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रखता है. तो हमको न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करने पड़ेंगे, फिर सनलाइट को बंद करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल हमको लगे उस वो चीज हमको करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो हम लोगों ने कल देखा था सनलाइट जो होता है वो ग्रोथ को ज्यादा बढ़ा देता है. फिर एनवायरमेंट के हिसाब से जो रहता है वो भी चेंज करता है. फिर न्यूट्रिएंट, जितना न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा रहेगा उतना अलगल ग्रोथ प्रिवेल करेगा. ठीक है, तो ये करना पड़ेगा. ठीक है, फिर क्लियर वाटर रिजर्वायर जो रहता है, क्लियर वाटर रिजर्वायर जो रहता है या सर्विस रिजर्वायर रहता है. ठीक है, या वेल्स रहता है. ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इनके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये रिजर्वायर है, तो इस रिजर्वायर के ऊपर हमने ऊपर क्या कर दिया, ऊपर एक कवर रख दिया. ठीक है, तो ये कवर अगर रख दिया हमने ऊपर से, तो इसका जो सनलाइट रहेगा, सनलाइट, तो ये सनलाइट की जो रेज रहेगी वो इसके अंदर आएगी नहीं. ठीक है, तो अगर इसके अंदर सनलाइट की रेज अगर नहीं आएगी, इसका मतलब ये हो गया कि ये पेनिट्रेट नहीं करेगा, अलगल ग्रोथ कम होगा, ऑब्वियसली बात है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई सनलाइट को एक्सक्लूड करना ये भी हम लोग इसमें कर सकते हैं. बट सच ए रेमेडी इज ऑब्वियसली इनएप्लीकेबल इन द केस ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स ऑफ रॉ वाटर. ठीक है, अगर मतलब छोटा सा रिजर्वायर है तो ठीक है चलेगा, बट अगर बहुत बड़ा रिजर्वायर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है तो इन दैट केस दिस मेथड विल नॉट वर्क. ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग अभी पहले क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेथड जो हम लोगों ने कल फैक्टर्स पढ़े कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है, सनलाइट होता है, रिजर्वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उन सबको कंसीडर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उन सबको कंसीडर करके हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि अलगल ग्रोथ बढ़े ना उस चीज को. कंट्रोल अगर करना है देन यू हैव टू ऐड सम केमिकल्स ओवर इट. ओके, तो ये चीज कर सकते हैं. उसके बाद आपका टर्बिड वाटर आएगा. ठीक है, टर्बिड वाटर प्रिवेंट्स लाइट पेनिट्रेशन. ठीक है, अगर वाटर टर्बिडिटी रहा, हम बोलते हैं टर्बिडिटी रिमूव कर, टर्बिडिटी, बट टर्बिडिटी का कभी-कभी क्या होता है, टर्बिडिटी का कभी-कभी एक अच्छा रोल भी प्ले होता है. ठीक है ना, क्या होता है टर्बिडिटी में, अगर वाटर जितना ज्यादा टर्बिड होगा, ठीक है, वाटर जितना ज्यादा टर्बिड होगा उतना लाइट पेनिट्रेशन कम होगा और उतना कम आपका एल्वेल ग्रोथ होगा. ठीक है ना, सो दैट इज एडवांटेज, ये उसका एडवांटेज है टर्बिड वाटर का. समझ आया बच्चे. तो इसके बाद मेरे को एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको मैंने एक कंटेनर में, ठीक है, एक कंटेनर में मान लो कि ये क्लियर वाटर है. ठीक है, ये क्लियर वाटर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अगर ये एक कंटेनर में मान लो कि क्लियर वाटर है और दूसरे कंटेनर में मान लो कि आपका इम्प्योर वाटर है, ताकि मान लो इसमें सॉलिड्स है, कुछ इम्प्योर वाटर है या टर्बिड वाटर बोल सकते हो आप. ठीक है, कुछ भी बोले, इम्प्योर वाटर है, अगर दोनों में वाटर है तो मुझे बताइए कि किसमें अलगल ग्रोथ ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ऑब्वियसली किसमें अलगल ग्रोथ ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले इसमें अलगल ग्रोथ ज्यादा होगा. समझ में आया आप लोगों को. सो दैट्स व्हाई एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा पानी साफ रहेगा उतना ज्यादा उसमें सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है, उसको धूप में रखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें उतना ज्यादा अलगल ग्रोथ होगा. ठीक है, उसके बाद आपका ये होता है कि एक्टिवेटेड कार्बन जब होता है, एक्टिवेटेड कार्बन. ठीक है, अगर मान लो हमने 10.5 24.5 केजी पर हेक्टर इतना हम लोग डालते हैं, मतलब एक हेक्टर का लैंड अगर है आपके पास, ठीक है, अगर एक हेक्टर का अगर आपके पास रिजर्वायर है, उसमें अगर 10.5 केजी का अगर आपने एक्टिवेटेड कार्बन डाला तो वो अलगल पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकता है. ठीक है, बाय एक्सक्लूडिंग द सनलाइट. ठीक है, तो उससे सनलाइट को भी एक्सक्लूड कर सकता है एंड डिसअपियरेंस ऑफ द एक्टिवेटेड कार्बन इन द वाटर में सपोर्ट अलगल ग्रोथ अगेन. ठीक है, अगर मान लो कि अगर अपन एक्टिवेटेड कार्बन डाला फिर अलगल ग्रोथ कम हो गया, बट उसको अगर आपने रिमूव कर लिया तो वापस अलगल ग्रोथ आ जाएगा. तो दैट्स व्हाई आपको टाइम टू टाइम उसको एक्टिवेट, टाइम टू टाइम पर्टिकुलर इंटरवल में आपको अलगल एक्टिवेट कार्बन को डालना पड़ता है. तो ये भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, जिससे सनलाइट को आप आने से रोक सकते हैं. ठीक है,
To a limited extent, the environmental conditions for the algal growth of algae may be made favorable by proper care in construction and operational reservoirs. ठीक है, तो हम लोग environmental conditions को भी proper तरीके से manage कर सकते हैं. May be made unfavorable by proper care of construction और operation जो हम लोग करते हैं, उसमें भी हम लोग इस चीज को consider कर सकते हैं. ठीक है, so this was about जो हमने पढ़ा है आज के बारे में. तो ये था preventive measures. ठीक है, let's go at control measures. तो कंट्रोल मेजर में क्या होता है कि आपका जनरली हम यूज करते हैं अल्गीसाइडल ट्रीटमेंट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्गीसाइड, इसमें लोग ट्रीटमेंट यूज करते हैं. तो अल्गीसाइड जनरली कितने, अल्गीसाइड जनरली जो होता है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं फील्ड में, ठीक है ना, अल्गीसाइड. जो अल्गीसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड जो है ना, पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड क्या होता है, जो पेस्ट को मारने के काम आता है. ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड बोलते हैं. इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होता है कि जो इंसेक्ट को मारने में काम आता है ये, और जो अल्गी को मारने में काम आता है उसको हम बोलते हैं क्या, अल्गीसाइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, अल्गीसाइड बोलते हैं. ठीक है ना, तो अल्गीसाइड दो तरह के होते हैं हमारे पास. ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं. एक तो आपका कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, और एक तो आपका सिर्फ क्लोरीन होता है. तो ये हम लोग कॉमनली बहुत ज्यादा फील्ड में ट्रीटमेंट, अल्गीसाइड ट्रीटमेंट ये दोनों कॉमन यूज करते हैं. दोनों के कुछ एडवांटेजेस भी है, दोनों के हम लोग पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग अल्गीसाइड ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज का याद रखना पड़ेगा कि वो वाटर का आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा. तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि इस वाटर में कितना बैक्टीरिया है, उस वाटर में कितना एल्गी है. तो आपको स्टैंडर्ड प्लेट का, तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स यूज करते हैं. वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा टू डिसाइड ऑन द बेस्ट टाइम, जो बेस्ट टाइम एट विच द वाटर शुड बी ट्रीटेड, कि वाटर को ट्रीट करना चाहिए. उसके लिए हम लोगों को रेगुलर प्रोग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जैसे E. coli टेस्ट, B. coli टेस्ट, एवरीथिंग वी हैव टू डू. ठीक है, such examination is specifically necessary during the season in which algal invasions may expected. जहाँ पे algal invasions आपको लगता है कि आ सकता है, तो उन्हीं सीजन्स में, जैसे फॉर एग्जांपल विंटर सीजन, समर सीजन में आपको याद आ सकता है. तो आपको उसके पहले ही आपको वाटर का माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू, सो बिफोर अप्लाइंग द अल्गीसाइड ट्रीटमेंट यू हैव टू डू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द वाटर, राइट. उसके बाद अपन नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टाइम ऑफ ट्रीटमेंट. अरे भाई ट्रीटमेंट कब करना, ठीक है, चलो ठीक है, आपने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लिया, बट ट्रीटमेंट कब करना चाहिए, कब अल्गीसाइडल मेजर्स, कब कॉपर सल्फेट डालना चाहिए, कब क्लोरीन डालना चाहिए. तो वो अल्गीसाइड जो है वो कब डालना चाहिए, तो आपको अल्गीसाइड तभी अप्लाई करना चाहिए वाटर में जब आपके बैक्टीरिया, जो भी अल्गी का टोटल काउंट है, अगर अल्गी का टोटल काउंट अगर 300 एरियल यूनिट से ज्यादा अगर एक्सीड कर जाता है, तब आपको ये चीज डालना चाहिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तब कब करना चाहिए अपने को, जब अल्गी का काउंट जो होता है वो 300 एरियल यूनिट्स. तो एरियल यूनिट जो आपका ये होता है, दिस इज द यूनिट ऑफ काउंट, इट इज द यूनिट ऑफ काउंट ऑफ अल्गी. ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ काउंट ऑफ अल्गी. तो ये अल्गी का यूनिट ऑफ काउंट होता है. ठीक है, अगर वो 300 एरियल यूनिट से ज्यादा अगर हो जाता है, सो इन दैट केस आपको वो चीज जो है अल्गीसाइड ट्रीटमेंट करना चाहिए. algae which are known to be particularly troublesome should be even irradiated. जो algae जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ट्रीटमेंट प्रोसेस में, अगर वो 300 यूनिट से कम भी अगर है तो भी आप उसको इरेडिकेट करने की कोशिश कर सकते हो. बट 300 यूनिट से अगर ज्यादा हो गया तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, अल्गीसाइड ट्रीटमेंट स्टार्ट करना. फॉर एग्जांपल अल्गीसाइड एज वेल एज साइनूरा. अल्गीसाइड ट्रीटमेंट आपको कब करना चाहिए, एक साइनूरा जो होता है, साइनूरा, तो साइनूरा एक मैंने हमने बताया था, एक algae जो होता है जो काफी ज्यादा स्मेल ट्रबल्स क्रिएट करता है. ठीक है, so that's why जितने भी टोटल काउंट, अगर मान लो कि अगर ऐसा algae आ जाता है 300 यूनिट से कम भी आया तो हम कर सकते हैं, बट जनरली 300 यूनिट से ज्यादा अगर आ जाता है तो हमको करना पड़ता है. ठीक है, देन टाइप्स ऑफ अल्गीसाइड्स. तो अल्गीसाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सो बहुत सारे वैरायटी ऑफ अल्गीसाइड्स अवेलेबल है. ठीक है, मार्केट में नंबर ऑफ न्यू अल्गीसाइड्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड. कुछ मैन-मेड अल्गीसाइड्स भी है, ओजोन वगैरह लोग यूज करते हैं. ठीक है, many of these complexes organic compounds and are credited with specific action against a particular species. हर स्पीशीज का अपना अलग अलग केमिकल रिएक्शंस उसमें होता है. ठीक है, तो केमिकल्स जैसे कीटोन्स होता है, अल्डिहाइड्स होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होता है. ठीक है, और अमोनियम कंपाउंड होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, Cl होता है, एंड रोजिनामीन्स होता है, have also been tried out as algicides. ठीक है, तो इनको भी हम लोग अल्गीसाइड यूज करते हैं. तो बहुत सारे केमिकल्स को हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ मार्केट यूज करते हैं, बट हाउएवर दीज आर कॉस्टली. इसका प्रॉब्लम है कि काफी ज्यादा कॉस्टली, आपका ओजोन, Cl2, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम कंपाउंड काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, एंड आई हैव नॉट कम इनटू जनरल यूज. तो इसलिए जनरल यूज उसको यूज नहीं करते. द मोस्ट वाइडली यूज्ड, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्गीसाइड्स आर
कॉपर सॉल्ट, तो कॉपर सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये स्मॉल स्केल वाटर सप्लाई में आप इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल गांव के इसमें भी आप यूज करते हैं, तो कॉपर सॉल्ट, क्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट जब वो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, दो पर्सपेक्टिव के लिए इसको यूज करता है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव इसका ये होता है कि क्लोरीन जो होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, वाटर को डिसइंफेक्ट भी करता है एंड वाटर से अलगी को भी निकालने के इसमें काम आता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमने देखा है, ठीक है, स्मॉल स्केल वाटर सप्लाई में। एंड द केमिकल टू बी यूज्ड एज एन अल्गीसाइड, एक और चीज, तो ये चीज जो है काफी याद रखना, कॉपर सॉल्ट्स, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, these are the common algicide that we use in common, ठीक है। केमिकल्स जो हम लोग यूज करते हैं अल्गीसाइड को, ठीक है, तो एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, तो वो सिलेक्टिव होना चाहिए एंड वो नॉन टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ, पर्टिकुलरली जो फिश होता है उसको वो हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर जो भी अल्गीसाइड यूज कर, अगर अल्गीसाइड में यूज कर, अगर वो फिशेस को मार रहे हैं, तो देन इन दैट केस हम लोगों को वो चीज यूज नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मलेस होना चाहिए एंड हैव नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द वाटर क्वालिटी पे इफेक्ट होना चाहिए, और वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इजी टू अप्लाई, ठीक है। इतने सारे उसके अल्गीसाइड के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ अल्गीसाइड हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। लेट्स गो अहेड। आइए सबसे पहले है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक पहला तरह का अल्गीसाइड है। तो ये क्या होता है, ये कैसे रिएक्ट करता है, कितना डोजेज होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो, तो कॉपर सल्फेट जो होता है, अब कॉपर सल्फेट होता है वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है वाटर के अंदर, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइकार्बोनेट के साथ वो वाटर में रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। क्या है, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो फर्दर डिकम्पोज होकर कॉपर हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट क्या होता है कि पहले जो वाटर के अंदर जो बाइकार्बोनेट पड़ा होगा, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट पड़ा होगा पहले चैप्टर में, तो बाइकार्बोनेट जो है वाटर में रिएक्ट करता है एंड उससे वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो आपका ही होता है, अगर रिएक्शन ऐसे में लिखूं, कॉपर सल्फेट प्लस वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट जब करेगा तो वो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट बनाएगा CuCO3 प्लस इसमें से जो भी बाहर गया, ठीक है। तो ये बनाता है एग्जैक्टली, ठीक है। सो वो बाद में डिकम्पोज होकर इसमें फिर कॉपर हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन, तो इसमें बाद में जब डिकम्पोज होता है तो इसमें वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऐड हो जाता है, ठीक है, डॉट H2 हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज समवट सोल्यूबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर कार्बोनेट होता है वो बेसिक होता है, वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो वो कुछ सोल्यूबल होता है वाटर में, स्पेशली वाटर इज नॉट वेरी हार्ड, अगर वाटर अगर हार्ड नहीं रहेगा तो कॉपर कार्बोनेट वाटर में समवट सोल्यूबल हो जाता है। एंड इफ इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें मान लो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहता है, ठीक है, द कॉपर हाइड्रेट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। अगर उसमें मान लो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहता है कॉपर सल्फेट में, ठीक है, सो इन दैट केस क्या रहेगा कि वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, बट अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री रहेगा तो कॉपर कार्बोनेट समवट सोल्युबल रहेगा वाटर में, अगर वाटर हार्ड ना हो तब, ठीक है। It remains in a colloidal form. It remains in a colloidal form for some time before it precipitates out. तो कुछ तक जब हम इसको अप्लाई करते हैं वाटर में तो कुछ टाइम के वो कोलाइडल फॉर्म में रहता है, देन वो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज रिटार्डेड बाय लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होता है काफी लो टेम्परेचर के इसमें होता है एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, ठीक है। व्हाइल टेम्परेचर एंड सस्पेंडेड मैटर एक्सेलरेटेड, ठीक है, it thus follows that the efficacy of copper sulfate as an algicide is increased by the temperatures of water, its hardness, its content of organic matter and suspended matter, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज, ये जो वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कॉपर सल्फेट के एप्लीकेशंस को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना रिएक्शन कम होगा, ठीक है। देन हार्डनेस, जितना वाटर हार्ड होगा उतना वो कॉपर कार्बोनेट जो होगा सोल्यूबल नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैटर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा तो उतना डिटेक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सस्पेंडेड मैटर कितना है, सस्पेंडेड मैटर होगा तो वो सस्पेंडेड मैटर के अंदर वो अलगी छुप सकता है, तो उससे भी डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे चीजों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके कॉपर सल्फेट का एप्लीकेशन, ठीक है। देन द एडेड कॉपर सल्फर जो होता है, द एडेड कॉपर सल्फेट रेंडर्ड इज इनएक्टिव इन अ शॉर्ट व्हाइल, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट जो हम लोग जो कॉपर जो 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 डिकम्पोज होकर बाद में ये CuSO4.H2 एक बनाता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनाता है, तो ये जो कॉपर सल्फेट जो बनाता है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। व्हाई, क्योंकि उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। उसका एडवांटेज ऐसा है कि कंटेंट ऑफ कॉपर जो है, ठीक है, इन द वाटर गेट्स रैपिडली रिड्यूस्ड टू लो लेवल्स, ठीक है। अगर मान लो कॉपर इनएक्टिव हो जाता है तो कॉपर का कंटेंट कम हो जाता है, जो कि काफी कॉपर इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग्स बाय मोर इंटरेस्ट ऑफ टाइम। एंड उसका डिसएडवांटेज ये होता है, टेंडेंसी ऑफ कॉपर गेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज अ डिसएडवांटेज बिकॉज़ द एल्गीसाइडल इफेक्ट इज रेंडर्ड प्योरली टेम्परेरी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो ये कॉपर बाहर निकल गया, कॉपर सल्फेट जो हमने डाला था वो बाहर निकल गया, ठीक है, उससे प्रॉब्लम ये होगा, उससे प्रॉब्लम अगर ये होता है कि दैट जो अलगी ग्रोथ होना था वो तो चलो ठीक कम हो गया, बट बाद में क्या हो गया, वापस अलगी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है।
तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई इसको रिपीटेशन करना पड़ता है, दैट्स वाई ये काफी ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सो ये था कॉपर सल्फेट के बारे में, ठीक है। डोजेज, अभी डोजेज इसका कितना होना चाहिए कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का डोजेज जो एल्गी को किल कर सके, ठीक है, उसके लिए आगे टेबल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसका जो कंसेंट्रेशन होता है वो मिलीग्राम पर सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इसका जो इक्विवेलेंट होना चाहिए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट में हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। सो कैसा रहता है देखो, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है आपका, ठीक है। दैट 100 पार्ट्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो रहता है वो 22.32 पार्ट्स ऑफ कॉपर के बराबर रहता है। तो इसमें से इंटीग्रेट करें 22 कॉपर का एटॉमिक मास जो है वो 22.32 होता है, ठीक है। तो उसके इसके बराबर होता है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रिजर्व, कितना वाटर वॉल्यूम है रिजर्व में उसके हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको, ठीक है। अ नॉलेज ऑफ द टाइप्स ऑफ algae प्रेजेंट, क्वांटिटी ऑफ पीरियड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेल्यूलर सक्सेशन इज नेसेसरी टू डिसाइड द डोज अप्लाइड, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को हमको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। टेबल 1 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो टेबल में दिया हुआ है आपको आगे, ठीक है, वो 15 डिग्री सेल्सियस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और उसको 2.5% डिक्रीज कर सकते हैं कंसंट्रेशन को अबव 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मान लो 15 डिग्री, मतलब मान लो कि अगर 15 डिग्री का 16 डिग्री अगर बढ़ गया, ठीक है, तो 2.5% डिक्रीज करना है, ठीक है। अगर मान लो 17 डिग्री हो गया तो 5%, फिर 18 डिग्री हो गया तो फिर 10%, ठीक है। ऐसा करके आपको एक एक चीज आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। हर 7.5%, तो ऐसे हर एक में 2.5% आपको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, डिक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन जो रहेगा वो डिक्रीज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका रहता है इसका, तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये आपका रहता है कंसंट्रेशन। तो अगर मैं बात करूँ जो अलगी के बारे में बात करूँ, एनएफ है ना, तो इतना रहता है, ठीक है ना, 0.1 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 0.1 to 0.50, ठीक है। क्लेडाफोरा का 0.5 है, 0.17 है, 0.33 है, 0.5 है, ठीक है। तो ये सारा कंसंट्रेशन है ऑन द इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रेट, ठीक है। तो ये आपका है अलगी, इतना कंसंट्रेशन उसको लगता है, मान लीजिए याद नहीं रखना है, सिर्फ बताने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को अप्लाई कर कैसे क्या करता है, इसको आप बोट्स में क्या करता है, गनी बैग्स में इसको पैक कर सकते हो, फिर इन क्रिस्टल्स को पैक कर सकते हो, फिर इसको बोट से, मोटर बोट से टाई कर सकते हो, ठीक है। फिर ये क्रिस्टल्स को फिर डिसॉल्व कर सकते हो रेडिली इन वाटर विद द बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। सो इसको फिर वाटर पे आप डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन मे बी वेरीड एदर बाय वेरिंग द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो इनका जो डिसोल्यूशन रहता है, जो वाटर में मिक्स करने की जो कैपेसिटी रहती है, जितना ज्यादा बोट की स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा मिक्स उसका जल्दी होगा, ठीक है। और बाय वेरिंग द ओपनिंग ऑफ बैग्स कंटेनिंग कॉपर सल्फेट, तो उनकी ओपनिंग को भी आप वेरी कर सकते हो, ओपनिंग डायमीटर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। द बोट शुड ट्रैवर्स अ प्रीडिटरमाइंड zigzag पाथ, वो पाथ को zigzag पाथ में ट्रैवल करना चाहिए सो एज टू गेट द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल। तो zigzag पाथ में जैसे वाटर अगर है, तो इस वाटर में अगर इस बोट में अगर आप हो और यहाँ इस बोट पे अगर आप कॉपर सल्फेट छोड़ रहे हो, तो ऐसा एक zigzag पाथ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इट इज जनरली प्रेफरेबल टू चूज अ मॉडरेटली विंडी डे, ठीक है। तो आपको विंडी डे जो है वो चूज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे विंड्स होंगे तभी आपको कॉपर सल्फेट को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में वो हो सकता है, ठीक है। और टू प्ले द मोटर बोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, एप्लीकेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द ब्राइट मॉर्निंग, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। ब्राइट मॉर्निंग में अगर आप करते हो तो भी काफी ज्यादा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अलगी को मारने के काम आ जाता है, ठीक है। इफ द अलगी आर अ टाइप व्हिच रिमेन स्कैटर्ड इन वाटर, ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ कॉपर इन द इवनिंग में भी प्रेफरेबल, ठीक है। तो इवनिंग में भी आप कर सकते हो अगर वो स्कैटर्ड फॉर्म में अगर है तो, ठीक है। टू रीच शैलो बेस, द फाइनली बॉन्डेड क्रिस्टल्स में बी स्कैटर्ड बाय हैंड, जो शैलो बेस अगर है जहाँ पे पानी अगर कम डेप्थ पर है तो उसमें आप हैंड से या स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। कॉपर सल्फेट कैन आल्सो बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द बेसिन वॉल्स, ठीक है। बेसिन वॉल्स, वियर ऑफ सेटिंग टैंक और फिल्टर ट्रक्स, जहाँ पे आप एल्गी ग्रो हो सकता है ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां पे भी आप उसको कॉपर सल्फेट को उनके वॉल्स में प्लेस कर सकते हो, वो सील कर सकते हो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको याद रखना, जो मैंने सर्कल किया वो काफी याद रखना है कैसे उसको अप्लाई करते हैं। विंडी डे में अप्लाई करते हैं, मॉर्निंग में भी अप्लाई करते हैं, इवनिंग में भी अप्लाई करते हैं। जनरली विंडी डे में हम लोग उसको अप्लाई ज्यादा करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द, तो ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में ऐसा कुछ टाई किया है, ये बैग्स ये कुछ अटैच किया हुआ है, तो इसके थ्रू लोग कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट देखो ये वाटर में ऐड कर दिया पे, ये एल्गल ट्रीटमेंट कर रहे हैं पॉइंट में, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग करते हैं, जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतना डिसोल्यूशन होता है, प्रॉपर पाथ फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपका कॉपर जो होता है वो सॉल्यूशन मिक्स हो जाए, ठीक है। देन इफेक्ट्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का इफेक्ट्स क्या होता है कि ये फिश के लिए पॉइजनस हो सकता है। अगर मान लो कि ये 0.14 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो गया तो फिर ये टाउट को हैम्पर कर सकता है।
फिर अगर 0.3 अगर डालोगे तो फिर कार्प को, सकस को 0.3, कैटफिश को 0.4, गोल्ड फिश को 0.5। तो इससे अगर हो गया तो उसके लिए फिश के लिए वो फिशेस को मार सकता है, ठीक है। So that's why क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ द फिगर्स विद दोज ऑफ algae shows that the lethal doses for algae are very lethal doses for fish, ठीक है। जो हम लोग algae को मारने के लिए हम लोग जो आपने अभी मैंने पिक्चर वाला एक फिगर टेबल दिखाया था और अभी टेबल दिखाया, तो आपने एक चीज कंपैरिजन किया 0.14 0.5। सो एक चीज समझ में आ रहा है, ये आ रहा है कि हम जो algae को मारने के लिए जो कॉपर सल्फेट का डोज यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा फिशेस को मारने के डोजेस के लिए भी काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए जब हम लोग कॉपर सल्फेट डालते हैं तो जो वाटर का एक्वेटिक लाइफ होता है वो भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस उसके ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो हेंस very careful control over the dose and the method of application is necessary to avoid the large scale mortalities of fish. This thing we have to take into consideration कि कुछ चीजें करना पड़ता है, ठीक है। Despite care, it may not be possible to avoid the death of few fish which may have got into heavy local concentration of copper sulfate। तो कुछ जो फिशेस होते हैं जो काफी छोटे होते हैं उनको पहले बचाया नहीं जा सकता है, और जो बड़े बड़े फिशेस होते हैं उनको बचाने के चांसेस आपको करने चाहिए, ठीक है। When water which is heavily laden with algae is treated with copper sulfate, dead and decaying matter may reduce the dissolved oxygen। तो ये भी एक होता है कि अगर मान लो कि वाटर में अगर algae का बहुत ज्यादा है, अगर हमने कॉपर सल्फेट डाला तो algae मरे हुए डेड और डिकेइंग algae होगा तो वो वाटर में फैल जाएंगे, जिससे क्या होता है वाटर के डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम कर देंगे, ठीक है। और उससे फिश लाइफ जो रहेगा वो, तो क्यों फिश लाइफ मर जाता है, क्योंकि हम अगर उसमें डाल देते हैं अलगी को डाल देते हैं, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो अलगी तो मर जाएगा, बट अलगी के मरने का क्या हो जाएगा, अलगी तो मर जाएगा, बट अलगी मरने के बाद जो वहां का एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय, क्योंकि वहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन फिशेस को चाहिए रहता है, एक्वेटिक लाइफ को चाहिए रहता है, वो कम हो जाएगा, जिससे उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेड अलगी में एक्यूमुलेट जो डेड अलगी रहता है वो जो फिश के गिल्स होते हैं, जहां से फिश जो फिश लोग रहते हैं वो सांस लेते हैं, वो उनके वहां पे चोक कर जाता है, उससे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, उससे उनकी डेथ हो जाती है। और सेकंड और थर्ड डे फॉलोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट, तो जितना कॉपर सल्फेट डालोगे तो उसके दूसरे तीसरे दिन बाद जो होता है वो फिशेस की डेथ होती है। दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट सबसे ज्यादा जो होता है वो फिशेस को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, तो इसलिए वो प्रॉपर केयर करना चाहिए, ठीक है। फिर इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड बैक्टीरिया एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ एंड डिके ऑफ algae, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, उसका काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बढ़ जाता है, ठीक है, और उसमें फिर ऑक्सीजन जो होता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो डिके ऑफ algae आल्सो कॉजेज अ टेंपरेरी इंक्रीज इन ओडर ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब डिके होता है, जब algae मर जाता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट हम उसको मार देंगे तो वो काफी ज्यादा ओडर को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई जो इट इज टू क्लोज सप्लाई फॉर सेवरल डेज। अगर मान लो कि अगर काफी ज्यादा गंदा स्मेल अगर आने लग गया कॉपर सल्फेट की वजह से, तो सप्लाई को काफी ज्यादा हम लोग बंद कर देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट को, ठीक है। टू परमिट सच क्लोजर ऑफ सप्लाई, इट इज रिक्वायर्ड दैट एवरी रिजर्वायर कंसिस्ट ऑफ अ 2 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो रिजर्वायर 2 सेपरेट कंपार्टमेंट होने चाहिए, जनरली द रिजर्वायर इज रेडी फॉर द सर्विस आफ्टर द 2 और 3 डेज, ठीक है। मतलब मान लो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक रिजर्वायर है, तो इस रिजर्वायर को मैं 2 कंपार्टमेंट डिवाइड कर दूं, ठीक है। अगर मान लो कि एक कंपार्टमेंट में अगर अगर हमने algicide डाला है, तो दूसरा जो algicide डाला है, तो दूसरा जो आपका ये रहेगा, तो इसको आप एज अ सर्विस पर्पस के यूज कर सकते हो, आप लोगों को सप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो कि इसका ट्रीटमेंट अगर हो गया, इसका, तो इसमें से algae को आपने निकाल लिया, और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने अगर algicide किया तो ये वाला आप सर्विस के लिए यूज करो, तो ऐसे 2-3 चैम्बर होने चाहिए, जिससे आप लोग काफी ज्यादा तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। सो जनरली द रिजर्वायर इज रेडी फॉर सर्विस आफ्टर द 2 to 3 days of copper sulfate। So good practice requires that laboratory test for water quality should be made before the water is allowed to pass on the consumers, ठीक है। तो उसके पहले जब हम algicide डालते हैं तो वाटर की क्वालिटी को एक बार फिर से चेक करना चाहिए, एंड देन उसको सप्लाई करना चाहिए कॉमन पब्लिक को, ठीक है। तो ये होता है इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड बैक्टीरिया, ठीक है। आफ्टर ग्रोथ का इंपॉर्टेंट ये होता है algicidial treatment of a reservoir with copper sulfate, ठीक है, ये भी फॉलोड बाय सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ algae। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि algicidial treatment आप जब करते हैं कॉपर सल्फेट से, मतलब कॉपर को हमने निकाल, कॉपर सल्फेट को हमने डाल दिया, algae निकाल लिया, एक बार algae हो गया, बट वापस क्या होता है, उसका सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। अगर हमने कॉपर सल्फेट को मैंने डाल दिया फिर बंद कर दिया, ठीक है, बंद करने का भी वापस उसका algal ग्रोथ होता है। दिस इज पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेड व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल फॉर द प्रेजेंट विद वाटर रिच इन algal nutrients। अगर मान लो कि अगर उस वाटर में अगर नाइट्रोजन फास्फोरस अगर है, या आसपास में कोई इंडस्ट्रीज अगर है, ठीक है, या बहुत सेंसर अगर है, तो वापस से वो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ algae हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो काफी ज्यादा होता है फर्स्ट से भी, ठीक है। and it is necessary to repeat the treatments at intervals and also employ higher doses of algae, ठीक है। तो आप हायर डोजेज यूज करो और ट्रीटमेंट को इंटरवल्स में करो, तभी ये चीज प्रॉपर तरीके से हो सकता है, ठीक है। दिस इज आफ्टर ग्रोथ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे कंपाउंड्स कौन कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं कॉपर के, ठीक है, कौन कौन से यूज कर सकते हैं जो कि अभी डेवलप किए गए हैं, ठीक है।
जो बट वो क्या होता है, वो काफी कॉस्टली होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। बाय यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स क्लोरीन के साथ, ठीक है, जो कि बताया क्लोरामीन प्रोसेस में जो बनाते हैं, ठीक है, तो दैट कैन आल्सो बी यूज्ड, ठीक है। द अल्गिसाइड इफेक्ट ऑफ द, ये भी जो होता है काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। द यूज ऑफ मोर persistent compounds of copper necessitate however most needed control over the treatment so as to ensure that the water is not supplied to the public until the copper content gets below the toxic limits, ठीक है। तो कॉपर कंटेंट एक लिमिट होता है, IS 105/2012 ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड होता है, तो उसका कंटेंट रिड्यूस करना पड़ता है, तभी आप उसको ये कर सकते हो। फिर कॉपर सिट्रेट भी हम लोग यूज करते हैं, कॉपर सिट्रेट भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे 2-3 कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लोरीन आपने पढ़ा होगा, क्लोरीन एज अ बैक्टीरियासाइड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज अ डिसइंफेक्टेंट उसको यूज करते हैं, बट उसको एज अ अल्गीसाइड हम लोग यूज कर सकते हैं, अलगी को भी मारने का काम होती है। क्लोरीन एक पोटेंशियल डिसइंफेक्टेंट है, पोटेंशियल बैक्टीरियासाइड है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो वेरस कॉपर सल्फेट आपका जो है, कॉपर सल्फेट इज मोर कॉमनली अप्लाइड इन वाटर इन रिजर्वायर, तो हम कॉपर सल्फेट को कहां यूज करते हैं, जहां पे रिजर्वायर है, पॉन्ड है, लेक से, वहां करते हैं। बट क्लोरीन इज जनरली एडेड टू द वाटर एज इट इज पासेस टू द कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। जो कंट्रोल पॉइंट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां पे भी हम क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं अगर अल्गीन ग्रोथ अगर हो रहा है तो, ठीक है। क्लोरीन हैज स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट, क्लोरीन का कुछ टॉक्सिक होता है, डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट होता है, causes death and disintegration of some species of algae, इससे कुछ चीजें जो होती है, algae जो होता है वो काफी ज्यादा उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। the essential oil present in the algae are thus liberated and may cause taste and odors, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, algae को तो मार देता है, बट algae को मारने के बाद उसमें से ऑयल्स भी जो होता है, algae के अंदर जो ऑयल रहता है उसको भी लिबरेट करवाता है, ठीक है ना। तो occasionally this essential oil as well as organic matter of the dead algae may combine with the chlorine to form new intensified odors and taste, ठीक है। तो क्या क्लोरीन का एक डिसएडवांटेज ये है कि क्लोरीन जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो उनके साथ ऑयल्स भी लिबरेट होता है, वो ऑयल फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फिर वाटर में और भी दूसरा टेस्ट एंड ओडर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सच इंटेंसिफिकेशन ऑफ टेस्ट of makes the control of algae by chlorine a problem which challenges the ingenuity of the operator, ठीक है ना। तो क्लोरीन का एक डिसएडवांटेज ये है कि क्लोरीन तो हम यूज करते हैं, algae को मार देगा, बट algae के मारने के बाद वो ऑयल्स के साथ रिएक्ट करके और भी टेस्ट एंड ओडर प्रोड्यूस कर सकता है, तो जिससे हमको बचना है। तो इसलिए फिर बाद में आपको टेस्ट एंड ऑर्डर निकालने का भी उसका खर्चा आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट एंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में आने वाले क्लासेस में, ठीक है, तो वो आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लोरीन का डोसेज आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एलगी के लिए, क्लोरीन का डोसेज आप देख सकते हो 0.85 है, जो आपके कॉपर सल्फेट से भी ज्यादा डोज लगता है इसके लिए, ठीक है। 1 लगता है, 2 देखो 2 तक भी चला जाता है, ठीक है। 0.5 0.5 0.3 इतना ये डिफरेंट डोजेज ऑफ क्लोरीन इसको मारने के लिए, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, आपने क्लोरीन पढ़ा होगा डिसइंफेक्शन में, क्लोरीन में भी अप्लाइड आइदर एज अ स्लरी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, एज अ ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म यूज कर सकते हैं, और एज अ सॉल्यूशन की फॉर्म में सकते हैं, तो कि हम लोग क्लोरीनेटर पढ़ा होगा ये, ठीक है। जो क्लोरीनेटर जो होता है ये हम लोग काफी ज्यादा अपने ट्रीटमेंट प्लांट में भी देखा होगा, क्लोरीनेटर हम लोग यूज करते हैं काफी ज्यादा इसमें, ठीक है। स्मॉल रिजर्वायर के लिए आप लोग क्या करते हैं, स्मॉल रिजर्वायर के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, ठीक है, टोइंग बैग्स के फॉर्म में, ठीक है। क्लोरीनेशन फॉर अल्गल ग्रोथ is more commonly adopted in pre-treatment part of the water works, ठीक है। तो देख सकते हो ना प्री-ट्रीटमेंट पार्ट जो आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर होता है तो हम लोग क्लोरीनेशन को ऐड करते हैं, प्री क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं वो, ये अल्गल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वाटर में अलग रहता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज जनरली एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ रॉ वाटर इन द ट्रीटमेंट प्लांट, एंड अल्गल ग्रोथ इन द रॉ वाटर कंड्यूट्स कैन बी गेट रिड ऑफ हेवी डोजेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। एडिशन ऑफ क्लोरीन along with the coagulant is sometimes referred, जो हम लोग कोएगुलेंट के साथ भी हम लोग उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ही हम क्लोरीन को जगह जगह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेडिमेंटेशन से पहले ऐड कर दिया, फिर सेडिमेंटेशन में फिल्ट्रेशन की बाद में ऐड कर दिया, ठीक है, फिर डिसइंफेक्शन के टाइम ऐड कर दिया, तो ऐसे हम ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसको ऐड करके उसको ये कर सकते हैं, ठीक है। वो रिजल्ट इन डिसिपेशन एंड वेस्टेज ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये भी बट इसको डिस्करेज किया जाता है क्योंकि उससे क्या होता है कि काफी ज्यादा डिसिपेशन एंड वेस्टेज ऑफ क्लोरीन ज्यादा होता है, ठीक है। एक होता है माइक्रोस्ट्रेनर होता है, इससे हम लोग कर सकते हैं, जो मतलब माइक्रोस्ट्रेनिंग इज बीइंग यूज्ड इन सम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ओपन ड्रम होता है, उसमें हम वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर मिक्स करके क्या करते हैं कि उसमें हम वाटर को पास करते हैं ओवन फैब्रिक में, फिर मिक्स करते हैं, फिर साइज ऑफ ओपनिंग्स इन द मैश डिटरमाइंस द साइज ऑफ प्लैंकटन रिमूव फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो उसमें मैश स्टेनलेस स्टील का एक मैश होता है, उसमें जो प्लैंकटन जो अलगी कलेक्ट होता है, तो वो जो होता है दैट इज अलगी रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक है। तो ये आपका ये होता है आपका माइक्रोस्ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है। सो क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये इजी है कि कितने डोजेज में क्लोरीन यूज करना है, ठीक है, कितना टेम्परेचर में चाहिए, ठीक है, इसको, और इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बहुत दिया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। ओजोन को भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ओजोन को भी हम लोग यूज करते हैं फॉर द अल्गीसाइड ट्रीटमेंट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट
टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो हमने कंट्रोल ऑफ एल्गी वाला जो पार्ट था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ एल्गी पार्ट को खत्म कर लिया है। कल के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में तो हम लोग कल 13 नवंबर है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, जो आपका सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एंड सॉर्टिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। और इसका हम लोग जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 कंट्रोल ऑफ एडब्ल्यूटीटी का हम लोग स्टार्ट कर देंगे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को वाटर में से कैसे रिमूव करना चाहिए, फ्लोराइड को, तो वो हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। 2 लेक्चर उसको कंप्लीट करने में लग जाएगा। फिर बाद में हम लोग एड्सॉर्प्शन स्टार्ट कर देंगे, बस एड्सॉर्प्शन तक हम लोग उसको करे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको 2-3 लेक्चर लगेंगे। तो हम लोग 19th एग्जाम है, तो 17th तक हमारे क्लासेस चलेंगे, ठीक है। 17th के तक जितना मेरा पोर्शन होगा सॉलिड वेस्ट एंड वाटर में, उतना ही आपका एग्जाम का सिलेबस रहेगा, ठीक है। So this is about the this was about the today's lecture, ठीक है। So I am forwarding the link of attendance, so please fill this, ठीक है। ये combined attendance आपका रहेगा, ठीक है। आज मैं एक ही लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसमें दोनों लिंक दोनों अटेंडेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको फिल अप कर देना, ठीक है, आज के से। सो थैंक यू वेरी मच। मैं उसको सबको क्लियर है, प्लीज फिल द अटेंडेंस, ओके। Okay, so let's end over here. Thank you very much.